हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज की इस वीडियो में मैं 11th क्लास का जो तीसरा चैप्टर चल रहा है प्लांट किंगडम, उसके अंतर्गत मैंने आपको थैलोफाइटा पढ़ा दिया। दूसरा ग्रुप ब्रायोफाइटा चल रहा है और इस ब्रायोफाइटा ग्रुप को भी हमने पिछली वीडियो में 3 भागों में डिवाइडेड किया था। पहला है हिपेटिसी या लीवरवर्ट, दूसरा एंथोसीरोटिज या हॉर्नवर्ट और तीसरा था मसाई या मॉस। इन तीनों वर्गों में से मैं आपको पिछली वीडियो में जो हिपेटिसी या हिपेटिकोप्सिडा या लीवरवर्ट उसके विषय में आपको पढ़ा चुका था। आज की इस वीडियो में मैं इसका दूसरा वर्ग जो मसाई है, जिसको मॉस के नाम से जानते हैं, जिसको ब्रायोप्सिडा भी कहते हैं, उसके विषय में हम चर्चा करेंगे। तो ध्यान दीजिए, 11th क्लास है, क्लास 11th का लेसन नंबर 3, ठीक। और आज का टॉपिक है ब्रायोप्सिडा। ब्रायोप्सिडा जिसे मसाई या मॉस कहा जाता है, उसके विषय में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। ब्रायोप्सिडा या मसाई या मॉस का मतलब एक ही है। तो पहली बात तो यह है कि इसके जो सामान्य लक्षण हैं, उन लक्षणों में मैं बात करूं तो ध्यान दीजिए, इसका जो पौधा होता है वो थैलस के समान होता है और इनमें पत्तियां पाई जाती हैं, इसलिए इनका एक निकनेम है पर्निल या पत्तीदार ब्रायोफाइट्स। इनको पत्तीदार ब्रायोफाइटा भी कहा जाता है। पत्तीदार ब्रायोफाइटा कहा जाता है क्योंकि इनके थैलस में पत्ती जैसी रचना पाई जाती है। वास्तविक पत्ती नहीं होती है, पत्ती जैसी रचना पाई जाती है। दूसरा, इनका जो थैलस होता है वो इस प्रकार से होता है, गोल गोल वृत्तनुमा होता है, ठीक है नहीं। उससे कहने का मतलब यह है कि इसके थैलस की जो सममिति होती है वो अरीय सममिति होती है, इस प्रकार से होता है, अरीय सममिति पाई जाती है इसमें। रेडियस होती है, रेडियल होती है, रेडियल सिमेट्रिकल, तो अरीय सममिति पाई जाती है, इसको पत्तीदार कहते हैं। दूसरा पॉइंट है कि इसमें पत्तियां प्रेजेंट, किंतु पत्तियों में पत्तियां प्रेजेंट, मध्य सिरा प्रेजेंट, मध्य सिरा भी पाई जाती है, ठीक है। पत्तियां प्रेजेंट और पत्तियों में मध्य सिरा पाई जाती है, किंतु संवहन ऊतक इसमें एब्सेंट होते हैं। ये विशेष बात है। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि इनमें वास्तविक पत्तियां नहीं पाई जाती हैं, पत्ती जैसी रचना पाई जाती है। इनमें पत्ती जैसी रचना है जिसमें बाकायदा मध्य सिरा जैसी रचना भी दिखाई देती है। जो वास्तविक पत्तियां होती हैं उनकी मध्य सिरा में जाइलम और फ्लोएम संवहन ऊतक पाए जाते हैं, जो एक्चुअल में जो वास्तविक मध्य सिरा होती है। अब इसमें मध्य सिरा जैसी रचना पाई जाती है लेकिन उसमें संवहन ऊतक एब्सेंट होते हैं। दूसरा पॉइंट है, इनके जो मूलाभास हैं, राइजोइड्स, मूलाभास जो होते हैं इनमें वे बहुकोशिकीय होते हैं, बहुकोशिकीय मूलाभास पाए जाते हैं और वे भी साखित
बहुकोशिकीय मूलाभास पाए जाते हैं। ठीक, मैंने आपको बताया था कि ब्रायोफाइटा के जो पौधे होते हैं वो थैलस रूपी होते हैं। उनमें दो सतह होती है, एक अधर की सतह, अधर सतह और एक पृष्ठ सतह। ब्रायोफाइटा का जो फर्स्ट ग्रुप था हिपेटिकोप्सिडा, जिनको हम लीवरवर्ट कहते हैं, उनकी पृष्ठ सतह पर सल्क पाए जाते हैं। लेकिन जो मसाई है या मौस है उसकी पृष्ठ सतह पर सल्क नहीं पाए जाते, यानी कि इनमें सल्क एब्सेंट होते हैं। मूलाभास अधर सतह में पाए जाते हैं, बहुकोशिक होते हैं, शाखित होते हैं और जल और खनिज लवणों का अवशोषण करते हैं। इनकी पृष्ठ सतह पर सल्क नहीं पाए जाते, जबकि जो लीवरवर्ट्स हैं उनकी पृष्ठ सतह पर सल्क पाए जाते हैं। अगला पॉइंट है इनका जो मुख्य पादप होता है, ध्यान दो, मुख्य पादप शरीर, मुख्य पादप शरीर गैमीटोफाइट या युग्मकोद्भिद पीढ़ी को प्रेजेंट करता है। ये तो सभी कॉमन है, सभी ब्रायोफाइट्स का है, क्योंकि ब्रायोफाइट्स के सभी पौधे अगुणित होते हैं। पौधों की प्रत्येक कोशिका अगुणित होती है, इसलिए इनके जो मुख्य पौधे होते हैं वो अगुणित पीढ़ी, जिसको कहते हैं युग्मकोद्भिद पीढ़ी, जिसको कहते हैं गैमीटोफाइट जनरेशन को प्रेजेंट करते हैं। इनके अंदर ये बात है। अब जो इनका युग्मकोद्भिद होता है, अब स्पेशल बात आ रही है यहाँ पर, मैं अलग से इसको मिटा देता हूँ। तो जो इनका युग्मकोद्भिद है उसकी दो अवस्थाएं होती हैं, वो ध्यान दें आप लोग, ध्यान दीजिए। ब्रायोप्सीडा का जो युग्मकोद्भिद है, युग्मकोद्भिद पीढ़ी जो अगुणित होती है, ठीक है, इसके दो प्रावस्थाएं होती हैं। युग्मकोद्भिद पीढ़ी की स्वयं की दो प्रावस्थाएं होती हैं। फर्स्ट जो प्रावस्था है उसको कहते हैं प्रोटोनीमा, तंतुरूपी अवस्था, इसको बोलते हैं तंतुरूपी अवस्था, ठीक है। और दूसरी जो अवस्था है इसकी वो है पर्णिल अवस्था। कौन सी अवस्था है? पर्णिल अवस्था। सेकंड जो प्रावस्था है इसकी वो पर्णिल अवस्था है, पर्णिल अवस्था, ठीक है। यहां तक की बात होगी। इसके विषय में जब हम बात करें तो इस प्रोटोनीमा जो युग्मकोद्भिद की प्रथम अवस्था है वो तंतुरूपी होती है और इसका निर्माण जो होता है, इसका निर्माण अगुणित हैप्लॉइड बीजाणुओं से होता है, बीजाणु से होता है, बीजाणु से होता है, ठीक। जबकि जो पर्णिल अवस्था है उसका निर्माण प्रोटोनीमा से होता है। किस रूप में होता है वो ध्यान दीजिए आप लोग। इसका निर्माण प्रोटोनीमा के पार्श्व भाग में उपस्थित कलिकाओं से होता है, कलिका से होता है। पहली बात पूछा जाता है प्रश्न कि ब्रायोफाइटा के किस ग्रुप का गैमीटोफाइट में गैमीटोफाइट्स में प्रोटोनीमा अवस्था पाई जाती है, तो उत्तर आएगा केवल मॉस जो होते हैं
उनकी गैमेटोफाइट में 2 स्टेज पाई जाती हैं। फर्स्ट स्टेज को बोलते हैं प्रोटोनीमा और सेकंड स्टेज होती है जो पर्णिल अवस्था कहलाती है। और जो प्रोटोनीमा होता है वह अगुणित बीजाणु से बनने वाली रचना होती है, जबकि पर्णिल अवस्था जो है वो प्रोटोनीमा में उपस्थित पार्श्व कलिकाओं से इसकी उत्पत्ति होती है। ठीक है, प्रोटोनीमा जो होता है वो तंतुरूपी अवस्था है, क्योंकि ये हरा विसर्पी और जो है ये शाखित पतले तंतु के रूप में होता है, पतले तंतु के रूप में होता है। ठीक है, ये जो प्रोटोनीमा है ये हरा होता है, विसर्पी बिल्कुल जैसे बेल होती है ना, घास का स्टेम उस जमीन पर रहकर गति करता है, शाखाओं में बटा होता है और ये पतले तंतुओं के रूप में होता है। जबकि जो पर्णिल अवस्था है वह ऊर्ध्व होता है। कैसा होता है? ऊर्ध्व होता है। यह एक ऊर्ध्व पतले तने जैसा होता है, जिसके आधारीय भाग से सर्पिल क्रम में पत्तियां उपस्थित होती हैं। ठीक, ये तो बिल्कुल जमीन में फैला रहता है घास की तरह, जबकि ये जो होता है उसमें से एक ऊर्ध्व शाखा सीधी जमीन के लंबवत शाखा निकलती है, ऊर्ध्व पतले तने जैसी शाखा, उस तने के जैसे ये जमीन में फैली हुई शाखा है। ये तो है प्रोटोनीमा, और इस प्रोटोनीमा से ये ऊर्ध्व रूप पे खड़ा होता है और इसके रूप में ये पत्ती जैसी रचना इसके चारों तरफ पाई जाती है। ये आधारीय भाग में पत्ती जैसी रचनाएं पाई जाती हैं। क्लियर? तो ये पर्णिल अवस्था है, और इसके शीर्ष भाग पर जो है वह घुंडीनुमा रचना बन जाती है, जिसको पुंधानी या स्त्रीधानी कहा जाता है। यानी कि जो नर जननांग और मादा जननांग है वो इस पर्णिल अवस्था में उत्पन्न होते हैं। कौन सी अवस्था में उत्पन्न होते हैं? पर्णिल अवस्था में। प्रोटोनीमा अवस्था में इसके जननांग उत्पन्न नहीं होते हैं। तो ध्यान दीजिए, मैं आपको और बताऊं, और ये जो होता है इसके आधारीय भाग से तंतु रूपी रचनाएं निकलती हैं, जिनको मूलाभास कहते हैं। क्या बोलते हैं? मूलाभास। तो ये मूलाभास से नीचे हो गए, तना जैसे रचना हो गई, जिस पर सर्पिल क्रम में पत्तियां जुड़ी होती हैं, और इन पत्तियों में मध्य सिरा तो पाई जाती है, लेकिन मध्य सिराओं में संवहन ऊतक नहीं पाए जाते। यहां तक की बात हो गई। अब ध्यान दो, जो प्रोटोनीमा है इसे इसकी अलैंगिक प्रावस्था कहा जाता है। अलैंगिक प्रावस्था कहा जाता है। क्यों कहा जाता है अलैंगिक प्रावस्था? क्योंकि प्रोटोनीमा जो होता है विखंडन विधि के द्वारा अलैंगिक जनन करता है। यह विखंडन विधि से जनन करता है, अलैंगिक जनन करता है, अलैंगिक जनन करता है, जिसको कायिक जनन भी कहते हैं। ठीक है, कौन सा? प्रोटोनीमा को युग्मकोद्भिद अवस्था की अलैंगिक प्रावस्था कहा जाता है, क्योंकि ये इसका जो तंतु होता है वो विखंडित हो जाता है, टूट जाता है, और प्रत्येक टूटा हुआ भाग दोबारा से नया प्रोटोनीमा बनाता है। इसलिए विखंडन विधि से ये अलैंगिक जनन करता है। जबकि पर्णिल अवस्था को, ये जो पर्णिल अवस्था है इसे लैंगिक अवस्था कहते हैं, इसे लैंगिक अवस्था कहते हैं।
अब लैंगिक अवस्था क्यों कहते हैं? लैंगिक अवस्था क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके शीर्ष भाग पर जो है स्त्रीधानी या पूंधानी, या तो ये पूंधानी होगी या ये स्त्रीधानी होगी। इस प्रकार से ये डेवलप होती है, ठीक है, जिसके अंदर अगुणित बीजाणु बनते हैं समसूत्री विभाजन के द्वारा, और वो फिर निषेचन करके बाद में रचना बनाते हैं। तो इस प्रकार जो ब्रायोप्सीडा है, जो मसाई है, उसके गैमेटोफाइट्स की दो प्रावस्थाएं होती हैं। पहला प्रोटोनीमा, दूसरा पर्णिल अवस्था। प्रोटोनीमा जो होता है हरा, विसर्पी, साखित, पतले तंतु जैसा होता है, जबकि पर्णिल अवस्था प्रोटोनीमा से पार्श्वीय कलिकाओं के रूप में उत्पन्न होता है। एक ऊर्ध्व तने के रूप में होता है। उस तने के आधारी भाग से तो मूलावास निकलते हैं, और आधारी भाग में सर्पिल क्रम में पत्तियां लगी होती हैं, और शीर्ष भाग पर पूंधानी या स्त्रीधानी उत्पन्न होती है। प्रोटोनीमा का निर्माण अगुणित बीजाणुओं से होता है। ये प्रोटोनीमा इसकी अलैंगिक प्रावस्था को प्रेजेंट करता है, क्योंकि इसमें विखंडन विधि के द्वारा अलैंगिक जनन होता है, जबकि पर्णिल अवस्था में स्त्रीधानी और पूंधानी का निर्माण होता है, और उनमें बनने वाले बीजाणु के द्वारा लैंगिक जनन होता है। इसलिए इस पर्णिल अवस्था को इसकी लैंगिक प्रावस्था कहा जाता है। तो यहाँ तक की बातें हुई। अब जो कैप्सूल बनता है, उस कैप्सूल में ये पर्णिल अवस्था हो गई, इसके अंदर लैंगिक जनन होगा। लैंगिक जनन के बाद जो जाइगोट बनता है, ध्यान से सुनना, लैंगिक जनन के बाद जो जाइगोट बनेगा, वो जाइगोट अर्धसूत्री विभाजन नहीं करता है, बल्कि समसूत्री विभाजन करके एक बहुकोशिक रचना का निर्माण करता है, विकसित होती है, जिसे इसका बीजाणुद्भिद या स्पोरोफाइट अवस्था कहते हैं। ठीक है, इसके बाद ये युग्मकोद्भिद अवस्था हो गई। इसके बाद जो अवस्था बनेगी वो बनेगी स्पोरोफाइट अवस्था या बीजाणुद्भिद अवस्था। इसका बीजाणुद्भिद मॉस या मसाई या ब्रायोप्सीडा का जो स्पोरोफाइट पीढ़ी होती है, जो बीजाणुद्भिद पीढ़ी होती है, वह सभी ब्रायोफाइट्स की तुलना में ज़्यादा विकसित होती है, जिसके 3 भाग होते हैं: फुट, सीटा और कैप्सूल। फुट, सीटा और कैप्सूल। कैप्सूल में फिर अर्धसूत्री विभाजन होता है, और उस अर्धसूत्री विभाजन से उत्पन्न होने वाले जो बीजाणु हैं वो इससे बाहर निकलते हैं कैप्सूल से। इसके कैप्सूल में, जैसे ये कैप्सूल है, तो इसके कैप्सूल में छिद्र पाए जाते हैं, फटता नहीं है। इसका कैप्सूल फटता नहीं है, उसमें छिद्र बन जाते हैं, और जब ये हिलता है तो उन छिद्रों में से इसके बीजाणुओं का प्रकीर्णन होता है, अगुणित बीजाणुओं का प्रकीर्णन होगा, और वो जमीन पर गिरकर क्या बनाएंगे? प्रोटोनीमा। फिर पर्णिल अवस्था, फिर पर्णिल अवस्था में पूंधानी स्त्रीधानी बनेंगे, फिर उनमें लैंगिक जनन होगा, फिर लैंगिक जनन के बाद कैप्सूल के अंदर फिर दोबारा अर्धसूत्री विभाजन होगा स्पोरोफाइट के अंदर। इस प्रकार इनमें लैंगिक जनन होता है, जीवन चक्र चलता है। तो ध्यान दीजिए, हाँ, इनकी विशेषता है, इनके अंदर जैमा कप और इलेटर्स, ये दोनों रचनाएं एब्सेंट होती हैं। क्लियर? ये केवल और केवल हिपेटिसी लीवर वट में ही पाई जाती हैं, मॉस में नहीं पाई जाती हैं। इनकी विशेषताएं हुई। दूसरा, इनके जो उदाहरण है, मुख्य उदाहरण है फ्यूनेरिया, स्फेग्नम, पॉलीट्राइकम, ये इसके प्रमुख उदाहरण हैं। तो मैंने आपको बात बताई, इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट है, मॉस के अंदर वो गैमेटोफाइट की 2 अवस्थाएं, पहली प्रोटोनीमा, दूसरा पर्णिल। पर्णिल अवस्था में को लैंगिक अवस्था कहते हैं, क्योंकि इसमें नर जननांग पूंधानी और मादा जननांग स्त्रीधानी विकसित होती है। ठीक है, उनके अंदर समसूत्री विभाजन द्वारा जो है बीजाणु बनते हैं, और वो नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में निषेचन करके जाइगोट बनाते हैं। जाइगोट जो होता है वह अर्धसूत्री विभाजन नहीं करता है, बल्कि समसूत्री विभाजन करके एक बहुकोशिक उच्च विकसित स्वपोषी प्रकाश संश्लेषी रचना बनाता है, जिसको स्पोरोफाइट या बीजाणुभिद पीढ़ी कहते हैं। इसका बीजाणुभिद सर्वाधिक विकसित होता है, क्योंकि इसके बीजाणुभिद में 3 चीज़ें पाई जाती हैं: नीचे फुट, फिर बीच में सीटा, और लास्ट में ऊपर कैप्सूल होता है। कैप्सूल के अंदर जो है अर्धसूत्री विभाजन होगा,
और उस अर्धसूत्री विभाजन की वजह से अगुणित बीजाणु बनेंगे और ये अगुणित बीजाणु कैप्सूल में पाए जाने वाले छिद्रों से जब ये हिलता है तो उन छिद्रों से ये बीजाणु बाहर प्रकीर्णन होते हैं, बाहर फैलते हैं, निकलते हैं और ज़मीन पर गिरकर अंकुरित होकर दोबारा से प्रोटोनिमा बनाते हैं। इस प्रकार इसका लाइफ साइकिल कंप्लीट। उदाहरण बताया मैंने, फ्यूनेरिया, स्फिग्नम, पॉलीट्राइकम आदि। ओके, अब आपकी जो एनसीईआरटी बुक है उसके अंदर केवल 2 ही का उल्लेख किया, लीवरवर्ट्स का और मसाई का। एंथोसिरोटीज का कोई वर्णन नहीं किया है, तो मैं भी आपको यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ। क्लियर। अब बात करते हैं इस ब्रायोफाइट्स के जो कुछ इंपॉर्टेंट्स एग्जाम्पल हैं, उदाहरण हैं, उनका क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है। तो ध्यान से सुनिए, मैं आपको बोलकर बताता हूँ। स्फिग्नम इसी कुल का है। स्फिग्नम जो एक मॉस पादप है, मॉस है, उससे एक कोयला प्राप्त होता है, पीट नामक कोयला, पीट कोयला बनता है स्फिग्नम से। ये जो पीट होता है इसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। कोयला है, अच्छा एनर्जी देता है, इसलिए इसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। दूसरा, इससे जो पीट प्राप्त होता है उसका उपयोग पैकिंग के लिए भी किया जाता है, पैकिंग के लिए, और एक स्थान से दूसरे स्थान तक सजीव पदार्थों को स्थानांतरित करने के लिए भी इसके उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसके पीठ में, स्फिग्नम में पानी को रोकने की क्षमता अधिक होती है। तो उसके पानी रोका होगा उसमें उपस्थित, और उसमें सजीव पदार्थों डाल देंगे, उस पानी के अंदर रहेंगे, वो सजीव अवस्था में ट्रांसफर करने में महत्वपूर्ण होता है। दूसरा उदाहरण है इसका, पारिस्थितिक दृष्टि से मसाई अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि ये पौधे मसाई जो होते हैं वो नग्न चट्टानों पर उगने वाले प्रथम पौधे हैं। मैंने आपको बताया था नग्न चट्टानों पर सबसे पहले उगने वाले हैं लाइकेन। लाइकेन के बाद जो दूसरा पौधा आएगा वो आएगा ब्रायोफाइट्स में आपके मसाई, मॉस जो होते हैं वो उगते हैं, क्योंकि इनके जो मूलावास होते हैं उनसे निकलने वाले अम्ल जैसी रचनाएं, अम्ल जैसे पदार्थ चट्टानों का क्षरण तीव्र गति से करते हैं, जिससे मृदा बनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है। पहले लाइकेन के बाद मॉस, स्फिग्नम जैसे मॉस चट्टानों के ऊपर उगते हैं। इनके मूलावास से निकलने वाला अम्ल चट्टानों का तीव्र गति से क्षरण करता है, जिससे मृदा फॉर्मेशन की प्रक्रिया तेज हो जाती है, मृदा बनने की क्रिया तेज हो जाती है, और उसमें अन्य पौधों के आकर उगने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। मसाई पौधे जो होते हैं मृदा के ऊपर एक परत के रूप में उगते हैं, जिसके कारण ये मृदा का अपरदन नहीं होते हैं। मैंने बताया ये जो होता है इसकी सम्मिति जो होती है वो अरीय सम्मिति होती है, गोल पृथक थाली जैसा होता है, ठीक है, चट्टान के ऊपर फैल जाएगा। अब ये परत के रूप में होता है और इसकी वजह से मृदा का अपरदन नहीं होता है, क्योंकि इसमें पर्णिल अवस्थाएं बनती हैं। तो पर्णिल अवस्थाएं जो होती हैं वायु के साथ उड़ने वाली धूल को रोककर मृदा फॉर्मेशन में और महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इनका जो इम्पोर्टेंट है पारिस्थितिक दृष्टि से, इकोलॉजिकल दृष्टि से, वो है इकोलॉजिकल सक्सेशन में, पारिस्थितिक अनुक्रमण में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पुरोगामी जाति के बाद उगने वाली प्रथम जाति है ये चट्टान जैसे नग्न चट्टानी स्थानों पर। तो ये इसका पारिस्थितिक इम्पोर्टेंट होता है। तो मैंने आपको ब्रायोफाइटा के विषय में समझाया। इसमें 2 भाग होते हैं, पहला है लीवरवर्ट्स, दूसरा है मसाई। तीसरा जो है एंथोसिरोटीज वो है तो सही, लेकिन आपके एनसीईआरटी के सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं उसको यहाँ पर क्लियर नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अब तीसरा जो पादप जगत का तीसरा ग्रुप है, भाई थैलोफाइटा हो गया, ब्रायोफाइटा हो गया। अब तीसरा जो ग्रुप है उसका नाम है टेरिडोफाइटा, जिसको सामान्य भाषा में फर्न कहते हैं। उसका मैं उसके विषय में मैं अगली वीडियो में आपको समझाऊंगा। थैंक यू, धन्यवाद।